करते हैं तो फिर तो लेट मी शेयर दी स्क्रीन। और क्या पढ़ रहे थे हम लोग, किसी को आइडिया है? चैप्टर 8। अच्छा, मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, वीडियो आपने देखे क्या? यस सर। कौन सा वीडियो आपने देखा है? 7 चैप्टर के देखे थे सर चैप्टर 7 देखा है। 2 अच्छा, देखे हैं। चैप्टर 8। हाँ, चैप्टर 8 बच्चों, उसका एक वीडियो पोस्ट किया जा चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपको नहीं दिख रहा तो दिखने लगेगा आपको आधे घंटे से, ठीक है। और आज जो है उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, बट अभी तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने 8th चैप्टर का पहला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं इसलिए एक बार रिव्यू करूंगा, रिकॉल कर दूंगा जल्दी जल्दी उसकी पूरी डिटेल आपको। अभी आप जैसे ये खत्म हो लेक्चर, क्लासेस आज फिनिश करिए आप, फिर उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा साइंस का। क्लियर? ठीक है बेटा। यस सर। नाउ दिस पीपीटी इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। फुल स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके ओके बच्चों, यस सर। तो हम लोग सेल्स की स्टडी करने वाले थे, तो इसका एक 33 मिनट्स का वीडियो है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो कुछ देर से दिखने लगेगा। क्लियर? उसको आप जैसे ही आज की सारी क्लासेस फिनिश हो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो सारा आइडिया आपको लग जाएगा। मैं एक बार फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा और इसके आगे कंटिन्यू कर दूंगा, तो आप अगला 5 मिनट हमारा उसका रिवीजन होने वाला है, और फिर आगे का जो 30 मिनट्स से 40 मिनट्स जो भी है हमारे पास, वो हम लोगों का सेल्स के आगे हम लोग पढ़ जाएंगे। तो सेल क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये पीपीटी जिसमें सेल लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस पीपीटी? और जो मैं लिख रहा हूं मार्कर से, ये भी दिख रहा है क्या? नो सर। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं दिख रहा, ये टिक मार्क कर रहा हूं तो ये नहीं दिख रहा है ना? वॉइस का इशू तो नहीं है? नो सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आएगी बच्चे, अब आएगी है। हाँ जी, अब आपको ये सेल्स दिख रहा है क्या? यस सर। और स्क्रीन बड़ी हो चुकी है? ट्राई करो फटाफट। स्क्रीन क्या बड़ी हो चुकी है? यस सर। यस सर। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब दिखाई दे रहा है? यस सर। नाउ ओके, देखिए बच्चों, क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी जीवित चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं, इनमें सबसे जो फंडामेंटल इनकी यूनिट होती है वो सेल होती है। जैसे कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है या फिर लिविंग ऑब्जेक्ट है, सब में हम लोग बोलते हैं ना कि एटम्स होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वो सबसे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वैसे ही अगर कोई चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कैसे पहचानेंगे कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो हम कहेंगे कि लिविंग में सेल होते हैं। तो सेल इज व्हाट द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ सबको? इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने एक्चुअली एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके थ्रू उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। सेल दिखता कैसा है? तो सेल को काट के यहां से कट करके आपको दिखाने का ट्राई किया गया है उसके अंदर के पार्ट। इज इट क्लियर? रिप्लाई मी, इज इट क्लियर?
यस सर। यस ओके, तो ये यहाँ से कट किया गया है। इमेजिन करो कि पोटैटो है, आलू है, और आपने ऐसे चाकू लेके ऊपर से एक बार नीचे कट कर दिया और ये वाला पार्ट निकाल लिया। इमेजिन कर पा रहे हो? तो बीच का दिखने लगेगा आलू कैसा स्ट्रक्चर है अंदर का। एग्जैक्टली वैसे ही सेल के साथ किया गया है कि ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं बच्चों। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो अंदर है ना, यहाँ पे डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं, डीएनए होता है समझ लो, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद इसमें जो ये पीले येलो कलर का है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। ओके, इन नाम को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। देन इसके बाद थर्ड नंबर इसमें साइटोप्लाज्म है। ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे भरा रहता है पूरा का पूरा, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसके बाद बच्चों फोर्थ नंबर है, ये यहाँ अखरोट टाइप का कुछ तैरता हुआ दिख रहा है, ये अखरोट नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग गोल्गी ऑपरेटस, गोल्गी। देन इसके बाद ये जो नाव टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ऐसे तैरते हुए दिख रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं क्या, बहुत छोटे छोटे, ये छोटा सा, ये छोटा सा, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत छोटे छोटे दाने हों, है ना, इसको बोलते हैं राइबोसोम। दिस इज नोन एज राइबोसोम। और ये आपको ये यहाँ पे कुछ कैप्सिकम टाइप क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे सब्जी हो कोई, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। तो राइबोसोम, लाइसोसोम, छोटा सा राइबोसोम है और ये हरे कलर का जो है ये लाइसोसोम है। इसके बाद ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है, सेंटर वाला पार्ट जो इस पर्टिकुलर सेल का है, इसके भीतर ये जो यहाँ पे अंदर कुछ है, इसको बोलते हैं हम लोग डीएनए। और इसका जो बाहर वाला बाहरी आवरण है, पार्ट है, जिसको परत बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो ये 9 थिंग्स हैं जो कि सेल के अंदर होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, डीएनए और सेल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। दो तरह की सेल होती है बच्चों, एक कहलाती है प्रोकैरियोटिक, एक कहलाती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है बच्चों, ये बहुत छोटे साइज की होती है। इसका साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम स्मॉल में बोल देते हैं माइक्रोन। तो कहीं अगर माइक्रोन बोला है उसको समझ जाना वो माइक्रोमीटर है। ये कितना साइज है, कैसे इमेजिन करेंगे, तो आप समझ लो कि आपका बाल जो है, ह्यूमन हेयर, अगर उसका डायमीटर देखें, डायमीटर का मतलब उसकी थिकनेस देखें, चौड़ाई, लंबाई की बात नहीं कर रहे, चौड़ाई, वो अप्रोक्सीमेटली 100 माइक्रॉन्स का होता है। वो कितना होता है? 100। उस 100 माइक्रॉन से माइक्रोमीटर, म्यू एम, ये होता है, म्यू एम एक यूनिट है लंबाई की, बहुत छोटी यूनिट होती है। तो इतना कम डायमीटर है कौन? ह्यूमन हेयर। सोचो उससे भी कितना कम है सेल। तो सेल नेकेड आई से आप लोग नहीं देख पाएंगे, सो यू नीड अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से हम लोगों की आराम से दिख जाते हैं। फिर इस जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे हम, बहुत छोटी होती है, पहली बात 1 से लेके 10 माइक्रोन तक। एट द सेम टाइम जो इसका बच्चों न्यूक्लियस होता है वो कोई ऐसे वेल डिफाइंड नहीं होता, इतना छोटा होता है कि न्यूक्लियस दिखता ही नहीं, समझ ही नहीं आता कि न्यूक्लियस है। अच्छा, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अभी हमने क्रोमोसोम्स देखा था क्या इसमें? नहीं, क्रोमोसोम्स नहीं देखा था बच्चों। ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, आप समझ लो क्रोमोसोम कुछ है ऐसा, ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। वो क्रोमोसोम बच्चों सर्कुलर होता है और एक ही होता है केवल। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होगा और सर्कुलर शेप का होगा, ठीक है। ये कैसे देखा गया होगा? तो आप बोलोगे सर माइक्रोस्कोप से सारी चीजें देखी गई होंगी, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बैक्टीरिया में होते हैं। तो आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया जब कई बार बॉडी में हमला कर देते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बैक्टीरिया हाथ में दिखते नहीं, इसलिए अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। क्लियर? आपने सुना है कि अच्छी तरह से हाथ धो के खाना चाहिए, क्योंकि हाथ में बैक्टीरिया लगा हुआ है। बैक्टीरिया का सेल कितना छोटा है, देख रहे हो, इतना सारा, इतना छोटा है, तो कैसे दिखेगा नेकेड आई से? और वो हार्मफुल रहता है, कई बार हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और नुकसान करेगा। खैर, तो इतना सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद यूकैरियोटिक जो सेल होती है, जो दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप है सेल का, वो बड़ी होती है। देखिए 5 से लेके 100 माइक्रोन तक के बराबर होती है। और देखो 100 माइक्रोन मतलब हमारे बाल का थिकनेस, हमने बोला ना ह्यूमन हेयर की थिकनेस, और वो तो हमें दिखता है। मीन्स 100 माइक्रोन का अगर सेल है तो वो दिख जाएगा, बट 5 माइक्रोन का सेल जो होगा वो नहीं दिखेगा, वो छोटा होगा, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के साथ खास बात ये होती है, क्योंकि साइज बड़ा है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दिखती हैं हमें। तो जो ऊपर वाला डायग्राम है बच्चों,
ये डायग्राम बेसिकली इसी का है, जो यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि साइज बड़ा है ना, इसलिए वो दिखता है तो आप उसकी सारी चीजें एलिमेंट्स के डायग्राम बना सकते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड होता है, बिल्कुल दिखता है कि हाँ ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है ना। और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि जैसे गुब्बारा लो, गुब्बारा में हवा भर दो, तो गुब्बारे का जो मटेरियल है, जो इलास्टिक मटेरियल है, वो एज अ मेम्ब्रेन वर्क करता है, ठीक है। उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है, जो अंदर वाला इसका पार्ट है, इस अंदर वाले पार्ट की ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये इस सेल के अंदर ही घुसा हुआ है। तो एक मेम्ब्रेन होती है अंदर, जो ये बताती है कि बस बाउंड्री समझ लो, उसकी बाउंड्री होती है, वो मेम्ब्रेन कहलाती है, राइट। प्रोसेसेस मोर देन वन लीनियर क्रोमोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्रोमोसोम एक वर्ड होता है जो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियर के अंदर होता है, और वो यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है क्रोमोसोम्स का। और इनके साथ और खास बात होती है, दिखते कैसे हैं, तो वो लीनियर दिखते हैं। लीनियर मतलब एक लाइन की तरह, जैसे सांप होता है तो सांप एक लीनियर होता है, ठीक है ना। तो ये बात रही। और इसमें एक और बात है कि मेम्ब्रेन जो होती है, बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। अब ये लाइन हटा दो, चलो ये तुम्हें भी नहीं समझ में आएगी, बट ये समझ लो कि जो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें हम लोग आते हैं ह्यूमन के सेल, हमारे जो सेल्स हैं, प्लांट्स जितने हैं, ठीक है। और ठीक है ना, ये सेल्स जो है यूकैरियोटिक सेल है, मतलब इंसानी सेल जो होगा, जितने प्लांट्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, और बैक्टीरिया के जो सेल हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं। ये दो डायग्राम्स बने हुए हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के, और इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आप देख लो, ठीक है ना। ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक किसका होता है, मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया का। तो ये वाला बैक्टीरिया का हो गया, और ये वाला जो हो गया ये इंसान का हो गया और प्लांट्स का हो गया, ठीक है ना। तो उसके सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। ये क्रोमोसोम है बच्चों, दिख रहा है, ये लेंथ टाइप का कुछ दिख रहा है, ये क्रोमोसोम टाइप का ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है वो ऐसे सर्कुलर टाइप का होता है, डिस्क टाइप का होता है, ठीक है ना। ऐसे सर्कल कंप्लीट नहीं होता, डिस्क टाइप का होता है। और इसकी एक पूंछ भी होती है, दिख रही है, फ्लैगलम बोलते हैं इसको, फ्लैगलम पूंछ टाइप की होती है, राइट। तो ये रहा इसका डायग्राम। देन सेल स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल है, हमारे इंटरेस्ट यूकैरियोटिक सेल है, मतलब जो इंसानी सेल है ना, यूकैरियोटिक ये वाला इंसानी सेल है, और या फिर प्लांट्स का, हमारा इनमें ज्यादा इंटरेस्ट है फिलहाल। तो यूकैरियोटिक सेल देखोगे आप तो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, राइट। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, कंटेंस। और तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें प्लेस्टाइड्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होती हैं, ठीक है। और फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके जो सेल हैं वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। सेल सर मेम्ब्रेन की बात हम गोल्गी लोग बॉडीज क्या होती है? इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, अभी हमने पढ़ रहे थे ना, ये था देखो, गोल्गी ऑपरेटस, इसी के अंदर का एक एलिमेंट है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे राइबोसोम है, जैसे लाइसोसोम, उसी तरह गोल्गी होता है, क्लियर। अब आगे देखो इसमें सेल मेम्ब्रेन बच्चों, ये बाहर का एक आवरण है, सेपरेशन है। आप कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज है जिससे कि कोई सेल और बाहर का एनवायरनमेंट डिफरेंशिएट होते हैं, अलग होते हैं। जैसे मान लो एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, दूसरी सेल ये है बगल में, तो इन सेल का जो बाहर वाला आउटर पार्ट है, ये उसका मेम्ब्रेन कहलाएगी, राइट। इट इज पोरस, एक पोरस होता है। पोरस होने का मतलब क्या है कि यहाँ से कुछ मटेरियल बाहर भी आ सकता है और यहाँ से मटेरियल अंदर भी जा सकता है, ठीक है। आपके पास सेल है तो कुछ मटेरियल अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा है कि आपने कभी चाय पी हो, और टी बैग वाली, ठीक है ना, टी बैग, तो आप कई बार पानी गर्म कर देते हो, उसमें चीनी कुछ लोग डाल देते हैं, और फिर क्या करते हो आप, टी बैग को ऐसे डिप कराते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे धीरे धीरे करते हो, तो अंदर रहती है टी बैग में टी, और वो टी क्या होती है, इस बैग से बाहर निकलने लगती है, राइट। आपको दिखता नहीं है, बट धीरे धीरे चाय का जो कलर होगा, मतलब वो जो पानी है आपने हाथ में ले रखा था, उसमें कलर चेंज होता जाता है। और इससे ये मतलब निकला कि अंदर की जो टी है वो इस मेम्ब्रेन से, मतलब इस पैकेट से बाहर आने लगी। और जितना देरी तक, जितनी बार आप डिप करोगे, जितना देरी तक उसको अंदर रखोगे, उतना ज्यादा वो चाय का कलर जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, क्लियर। कभी सभी ने यस एक्सपीरियंस किया है ये बात, राइट। उसी टाइप का कुछ ये होता है। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, सेल के अंदर भी मटेरियल जा सकता है और सेल के बाहर भी आ सकता है, राइट। बहुत छोटे छोटे पोरस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मटेरियल फ्लो होने लगे अंदर से, बट पोरस होता है, बहुत छोटा होता है। इसी में बच्चों, इसी कहानी में एक साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म हमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर।
ये जैसे बच्चों क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया, राइट। इस न्यूक्लियस के अंदर एक और एलिमेंट होता है, ये, राइट। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस भी इसको कई बार बोलते हैं। एक और अंदर एक चीज होती है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर है, कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये राइबोसोम है। ये आपका ये जो है, इसको अभी क्या बोला था हम लोगों ने कुछ देर पहले, किसी को याद है? सर्कुलर होता है और एक वो होता है, क्या क्या बोला था, याद है किसी को? यहाँ पे क्रोमोसोम। तो देखो, एक लीनियर क्रोमोसोम होता है यूकेरियोटिक में, और इसमें सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। ये बच्चे, ये क्रोमोसोम है, अगर आप देख पा रहे हो। कहाँ गया? हाँ, ये अलोंग द लेंथ, ये बढ़ा हुआ दिख रहा है, सांप टाइप का कुछ दिख रहा है, ये क्रोमोसोम है, राइट। तो बस हो गया, ये हो गया। ये सेल मेम्ब्रेन है बाहर से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर साइड है, और साइटोप्लाज्म है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर बीच में जो भरा हुआ है अंदर वाला, ये न्यूक्लियस कहलाता है, और ये राइबोसोम कहलाता है। नेक्स्ट, सेल वॉल्स इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स हैं हमारे, ठीक है ना, उनमें सेल वॉल्स होती हैं। अब क्या है, कैसा है, तो आप समझ लो कि प्लांट्स है, प्लांट्स के बाहर का जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है ना, रिजिड सा बिल्कुल, वो एक्चुअली सेल्स ही है, ठीक है ना। कोई भी पौधा है, उसके बाहर का अगर आप टच करते हो तो आप बहुत सारी सेल्स निकाल लेते हो उसकी, ऐसे समझ लो। तो ये सेल वॉल्स जो होती है बहुत रिजिड होती हैं, बहुत सॉलिड टाइप की होती हैं, और प्लांट्स को टूटने से बचाती हैं। कुल मिला के हमारी बॉडी भी तो सेल है ना पूरा। अगर आप चमड़ी अपनी तोड़ लो तो सेल है वो, बहुत सारे सेल्स होंगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखेगा कि हाँ सेल है इसके अंदर, राइट। सेल फैक्ट्री, अब ये फैक्ट्री नाम क्यों दे दिया गया सेल? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, राइट। एक सेल के भीतर, अभी हमने पहले ही डायग्राम में देखा था कि बहुत सारी चीजें हैं, और ये सब मिलजुल के कुछ काम करती रहती हैं, जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जिंदा हैं बिकॉज ऑफ दिस सेल। तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया है सेल फैक्ट्री। ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बट आप समझ लो कि हम लोग जी रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेल, और सेल के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग जी रहे हैं, राइट। तो ये सेल फैक्ट्री है, राइट, नाम दे दिया है, ठीक है। इसको बहुत सीरियसली मत लेना कि सर फैक्ट्री अंदर लगी है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें एक होता है बच्चों, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इसको। ऑर्गेनेल्स क्या है? किसी सेल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे एक न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, डीएनए हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, ये सारी चीजें। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, इनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। The various components present within the cell are known as organelles. All these components are special एंड स्पेसिफाई स्पेसिफिक देयर फंक्शन। सबके अपने अपने फंक्शन है, और सब स्पेशल है। ऐसा नहीं कि किसी एक का काम नहीं है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है, राइबोसोम का अपना काम है, लाइसोसोम का अपना काम है, न्यूक्लियस का अपना काम है, डीएनए का अपना काम है, राइट। तो ये हो गया कि ये सभी के अपने काम हैं, और सारे के सारे स्पेशल हैं। एक भी की कमी आ जाए तो दिक्कत आ जाएगी, राइट। फिर बच्चों होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बिल्कुल इसका सेंट्रल पार्ट होता है, जो कि स्फेरिकल इन शेप होता है, और ये सराउंडेड बाई होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन बाहर ऐसी रहती है, और अंदर न्यूक्लियस फिट रहता है उसका, राइट। उसके बाद न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो क्रोमोसोम है, अभी इसके आगे इसकी चर्चा करते हैं, राइट। तो क्रोमोसोम इसके अंदर होता है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर एक और कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल था, अभी अगर आपको याद हो, जस्ट मैंने बताया था, ये वाला पार्ट, ये ये न्यूक्लियस के भीतर ही है बच्चों। तो ये जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, राइट। न्यूक्लियस के अंदर देख लो क्या है, ये पोर्स होते हैं, है ना। हम देखो किसकी बात कर रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ, ये आप लोगों की स्क्रीन में भी पीछे जा रहे हो क्या इसी स्पीड से? जिस स्पीड से मैं आगे पीछे करता हूँ अपने यस वो, सर। उसी से आप चले जाते हो, या फिर आप नहीं हो पाते? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, हाँ। अब बच्चे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है, न्यूक्लियस था, और ये वाला पार्ट है, इसको एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। तो उसी तरीके से इसको यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया, देखो ये। तो जो न्यूक्लियस है बच्चों, इसमें पोर्स होते हैं, और नीचे एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है। पोर्स होता है तो अंदर भी क्रोमैटिन मटेरियल होता है, समझना। और बिल्कुल इसके सेंटर को जो है पीला पीला आपको कुछ दिख रहा है ना, ये बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है ना। और न्यूक्लियर इन्वेलप में ये सारा बंद रहता है, राइट। और इसी के अंदर बच्चों डीएनए वगैरह होता है। अब देखो क्रोमोसोम्स क्या है बच्चों, क्रोमोसोम्स बहुत अच्छे से समझना। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अभी हमने बोला था कि लीनियर टाइप का ऐसा ऐसा कुछ होता है, सांप टाइप का। अच्छा, ये जीन्स कैरी करता है अपने अंदर, इसमें जीन्स होते हैं। और क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना होता है, कंपोज्ड ऑफ डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। जो पेरेंट्स होते हैं, उसी उन्हीं का आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चों में बिहेवियर रहता है,
कुछ वैसा ही वो बिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, राइट। कई बार दिखने में सेम टू सेम रहते हैं, ये बिकॉज ऑफ होता है डीएनए और जेन्स, राइट। ये जो जीन्स होते हैं, जिसको जीन्स बोलते हैं हम लोग ना, जेन्स है, राइट। तो ये जीन्स की वजह से एक पेरेंट्स से, ठीक है, सिमिलर होता है बच्चा। ऐसा समझ लो कि ये कोई पासवर्ड है या फिर कोड है जो एक पर्टिकुलर फैमिली में ही मिलेगा आपको। वो कोड दादाजी में वही कोड होगा तो बच्चे में, पापा में वही कोड होगा तो उनके बच्चे में वही कोड होगा, फिर उनके बच्चे में वही कोड होगा। तो ये जीन्स कहलाता है, राइट। और क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, राइट। और डीएनए जो होता है, ध्यान रखना, क्रोमेटाइन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमेटाइन और प्रोटीन ये भी एलिमेंट्स है कुछ, राइट। क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। मैंने फिर बताया आपको कि डीएनए मॉलिक्यूल्स के कारण डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे समझो कि आपका जो डीएनए होगा आपके पापा का भी होगा, आपके दादाजी का भी होगा, जीन्स इसको बोलते हैं, राइट, जीन्स का ट्रांसफर। तो उसकी वजह से बिहेवियर और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इंसान का डिसाइड होता है उसके जीन्स की वजह से। क्लियर हुआ सभी को? जेनेटिक्स को बोलते हैं, जेनेटिक। अब एक वर्ड होता है डीएनए। तो डीएनए जो होता है, ये देख पा रहे हो आप, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। रियलिटी में कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, राइट, इस टाइप का, जैसे लग रहा है कि जैसे कुछ बांधा गया है और ये ऐसे आगे की ओर कंटिन्यू रहता है ऐसे, ठीक है ना। इसका एक छोटा सा पार्ट बनाया गया है यहाँ पे, बट ये ऐसे करके कंटिन्यू रहेगा आगे की ओर, राइट। नीचे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। इसमें बच्चों ये बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट। ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। और हर एक ये जो इन्वलप है, इस इन्वलप के अंदर 4 रॉड्स लगे हैं, 1 2 3 4। हर एक रॉड का अपना मतलब है। एक कहलाता है गुनाइन, एक कहलाता है साइटोसाइन, एक कहलाता है थायमाइन और एक कहलाता है एडेनाइन, ठीक है ना। ये वो होते हैं, इनको पेयर बोलते हैं, राइट, इनको पेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजिनस बेस पर होते हैं, राइट। तो आपको बस ये 4 चीजें याद रखनी है कि जो पेयर्स होते हैं या फिर जो रॉड्स हैं, ये ना, है ना, ये रॉड्स के नाम क्या क्या है, तो आपको याद रखना GCTA, है ना, GCTA, ठीक है, GCTA, गुनाइन, ग्वानाइन, ठीक है, साइटोसाइन, थायमाइन और एडेनाइन। अब देखो इसमें क्या है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनकी टर्मिनोलॉजी, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है सेम चीज का अलग होगा, राइट। एक टीचर है वो अपने हिसाब से कुछ चीजें बताता है। क्लास 8 के हिसाब से अभी जस्ट इंफॉर्मेशन इसकी बस इतनी रखनी है, ये टर्म्स होते हैं, राइट, क्लास 8 के हिसाब से। फिर आप जब कभी मान लो इन फ्यूचर कोई बच्चा बायो लेता है और नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये सब चीजों पे डिटेल में हो जाएगा। बट अभी हमारा पर्पस है कि वी मस्ट नो द टर्मिनोलॉजी, कि आखिर एग्जैक्टली ये टर्म्स कौन से होते हैं, राइट, इन फ्यूचर ताकि प्रॉब्लम नहीं जाए, राइट। तो डीएनए है क्या? तो डीएनए मॉलिक्यूल्स से ध्यान देना, राइट, कंटेन्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो जो सेल बनता है वो किस तरह का बनेगा वो डिपेंड करेगा डीएनए के ऊपर। तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, समझ लो ये चिप है, ठीक है ना, चिप है एक टाइप की, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भरा हुआ है। उसी सॉफ्टवेयर से डिसाइड होगा कि कैसा सेल बनेगा, ठीक है। अब इसी में कुछ और टर्मिनोलॉजी बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटस। अभी किसी बच्चे ने पूछा था सर गोल्गी क्या है, गोल्गी बॉडीज देखते हैं। तो वैक्यूलस क्या होता है आर स्टोरेज बबल्स ऑफ इरेगुलर शेप विच आर फाउंड इन सेल्स। सेल्स के अंदर ही होते हैं जो स्टोरेज बबल्स के रूप में काम करते हैं, राइट। ये फूड को स्टोर करते हैं। द वैक्यूलस स्टोर्स द फूड एंड अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट अ सेल नीड टू सर्वाइव और वेस्ट, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के खाने की थैली है, समझ लो। वैक्यूलस स्टोरेज बबल है, खाने की थैली है, समझ लो। इसके अंदर खाना पानी रहेगा जिससे कि सेल कम से कम जिंदा रहेगा, नहीं तो कैसे जिंदा रहेगा, राइट। In plants, vacuoles are much larger than in animal cell and they provide rigidity to the plant cell. अब ये जो प्लांट्स के अंदर होते हैं वो रिजिड टाइप के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, इसलिए प्लांट्स इतने रिजिड हैं, तो समझ लोगे। कोई अगर वैक्यूलस के बारे में पूछे समझ जाना कि ये खाने की थैली है, राइट, जिसके अंदर इतना दाना पानी पड़ा हुआ है, दाना पानी नहीं रहता एग्जैक्टली, तो इतना न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं जिस वजह से वो सेल सरवाइव करेगा, जीवित रहेगा, उसके अंदर जो एक्टिविटीज है वो चलेंगी, राइट। तो बैटरी हो गई उसकी, समझ लो। तो सेल अगर कोई एक फैक्ट्री है तो उसके अंदर की बैटरी कौन है? वैक्यूलस, राइट। यहाँ पे देख पा रहे हो ये है अंदर कुछ ऐसा लग रहा है बबल टाइप का। इसको भी कट करके ही दिखाया है आपको, तभी तो ये दिखेगा, अदरवाइज ये ढका होगा तो कैसे दिखेगा। Golgi operators. Golgi operators are termed as Golgi complex is a membrane bounded nucleus.
बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन रहती है, उससे बाउंडेड रहता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू मॉडिफाई प्रोटीन्स। अब ये इसका मेन काम जानो क्या है, कहाँ होता है, तो आप बोलोगे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। क्या करता है, प्रोटीन मॉडिफाई करता है। आपको तीन चीजें याद रखनी है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा होता है। ये तीन चीजों के जवाब दे दोगे, काम हो जाएगा आपका पूरा, मतलब लिखने का काम हो जाएगा। These modified proteins are placed in Golgi so that it can transport elsewhere in the cell when required. क्या आप कनेक्टेड हैं बच्चों? Yes, sir. अच्छा ठीक है, Yes, क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आई थॉट कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, सो these modified proteins are placed in Golgi so that it can transport elsewhere in the cell when required. तो these modified proteins are placed in Golgi, ठीक है ना। तो अब ये जो प्रोटीन होते हैं इनको मॉडिफाई करता है कौन, Golgi, ठीक है। so that it can transport elsewhere in the cell when required. कुल मिला के ये वाहन है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना, सेल्स में प्रोटीन्स को ट्रांसफर करता है, समझ लो। ये एक टाइप का व्हीकल हो गया, अंदर फैक्ट्री के अंदर का एक व्हीकल हो गया गोल्गी ऑपरेटर्स। तो ये प्रोटीन्स मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो वैक्यूलस क्या होता है, ये होता है स्टोरेज और ये होता है इसका ट्रांसपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is a membranous organelle. It is found in all eukaryotic cell, ठीक है ना। in ER, ठीक है, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज, जैसे कि स्मूथ और रफ, दो होती हैं। कहाँ पे दिया है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। इसके न्यूक्लियस का एक इन्वेलप होता है बाहर का, ये पोर्स होते हैं न्यूक्लियस के। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये समझाने का ट्राई कर रहा है ताकि आपका इमेजिनेशन अच्छा हो सके, और मैंने उसको डाउनलोड किया, राइट। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, राइबोसोम है बच्चों, इसी के अंदर राइबोसोम रहता है एक्चुअली कहीं, ठीक है। अब ये जो है इसी में आपको ये दिख रहा है स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम है, ये जो पार्ट है ये वाले आपको कलर्ड टाइप के दिख रहे हैं, यही है रेक्टिकुलम, एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, ये सारे के सारे, ठीक है। फिर इसी में ये जैसे मैंने बताया था कुछ छोटे छोटे लाइसोसोम्स होते हैं जो तैरते रहते हैं। फिर इसके बाहर ये गोल्गी ऑपरेटर्स है जो प्रोटीन का वो चेंज करता है। फिर बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया। अब रफ एंडो, ये डायग्राम समझ में आ गया सभी को? yes, sir. Yes, अच्छा, sir. रफ जो ईआर होते हैं, इट सिंथेसाइजेस एंड सीक्रेट्स प्रोटीन इन द सेल। अब प्रोटीन बनेगा कहाँ, तो आप बोलोगे सर एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम में प्रोटीन बनता है। सिंथेसाइज मतलब बनना है, क्रिएट करना, बनाना, राइट। स्मूथ जो होता है, द स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, जैसे प्रोटीन होता है ऐसे ही लिपिड्स होते हैं कुछ, समझ लो, राइट। जैसे प्रोटीन बॉडी में होता है ऐसे ही लिपिड्स होते हैं। तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स है इनको बनाने का काम करते हैं स्मूथ ईआर। द मेन लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन्स एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी का, ठीक है ना, सर मेटाबॉलिज्म। हाँ बेटा। सर फोस्फोलिपिड्स एक बार समझा दीजिए। फॉस्फोलिपिड्स जैसे प्रोटीन होती है बॉडी में ना, ऐसे लिपिड्स होती हैं बॉडी में, ठीक है ना, ऐसे कुछ है, समझ लो न्यूट्रिएंट्स टाइप का है कुछ लिपिड्स, राइट। तो ये सर फॉस्फोलिपिड्स जो, हाँ सॉरी, हाँ बेटा क्या पूछ रहे हो, क्या कुछ? फोस्फोलिपिड्स काम क्या करते हैं? फॉस्फोलिपिड्स जो मेटाबॉलिज्म होता है ना बॉडी में, मेटाबॉलिज्म क्या करता है कि बॉडी का जैसे कोई टेम्परेचर हमारा जो मेंटेन है अंदर का, राइट, जो एनर्जी अंदर क्रिएट हो रही है वो बाहर निकल रही है एनर्जी, राइट, हम जो काम करते हैं, तो एनर्जी का क्रिएशन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर ही होता है, ठीक है।
एनर्जी का जो क्रिएशन है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है। तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो मेटाबॉलिज्म में इनका काम होता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म समझ में आए? जैसे अगर किसी का मेटाबॉलिज्म लो है, स्लो है, मान लो किसी का, आप सुनोगे ना मेटाबॉलिज्म, वजन जब बढ़ेगा तो बोलेंगे मेटाबॉलिज्म रेट घट जाता है, ठीक है। वजन जब बढ़ता है, वजन जब घट जाता है तब भी ऐसे ही कुछ होता है। तो मेटाबॉलिज्म जब ठीक नहीं होता तो हमारा जो खाना है वो अच्छे से पचता नहीं है, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म ही बॉडी में है जो एनर्जी क्रिएशन का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें क्या है, दे आल्सो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू अदर सेल्स पार्ट्स लाइक द गोल्गी बॉडीज, ठीक है ना। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है ना, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो पहला तो बनाना, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना और फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस करना, इससे मेटाबॉलिज्म बॉडी में क्रिएट होता है, जिससे एनर्जी वगैरह जो क्रिएट होती है, समझ लो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन से हुई होती है, राइट। उसके बाद जो इसमें क्या होता है, इसका दूसरा काम कि ट्रांसपोर्ट करना होता है, जो भी ये क्रिएशन हुई है इसको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ये होता है। अब बच्चों एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड sac-like structure, right? A small membrane bound sac-like structure which release digestive enzymes that break food, ठीक है ना। तो कोई बता सकता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन होते हैं? कोई बता सकता है? नो सर। हाँ, नहीं डाइजेस्ट पता? करते हैं। अच्छा, सर चीजें खाना डाइजेस्ट करती है। दिखाई दे रहा है ये पीपीटी? हेलो, Yes, sir. यस सर। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में हमने बताया था कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो वो लाइसोसोम से बनते हैं। हमारे पेट में जो डाइजेशन होता है उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे बट्टू। तो जैसे एक होता है प्रोटीज, राइट, एक होता है लिपास, ठीक है ना, एक होता है एमिलास, ये नाम है, ठीक है ना। ये जो बायोलॉजी वाले हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कैसे होता है एग्जैक्टली। बट ये बहुत सारे एंजाइम्स से अगर बॉडी में नहीं होंगे ना तो फिर हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, मतलब ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। फूड का ब्रेक होना होता है बॉडी के अंदर, पेट के अंदर ब्रेक होकर उसके न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं जो काम काम की चीजें हैं, और जो काम की चीजें नहीं होती हैं वो आगे ट्रैक में धकेल दी जाती हैं। इस तरीके से होता है। तो लाइसोसोम का बहुत बड़ा यूज है। अगर ये ना हो सेल के अंदर तो क्या होगा बच्चों, डाइजेशन ही नहीं होगा। बात समझ में आई? They also remove old and damaged or dead organelles from the cell and thus protect the cell from further damage. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो घर के अंदर कचरा है, अब वो कचरा घर से अगर नहीं निकालोगे तो क्या होने वाला है, अंदर और दूसरी चीजों को गंदा करेगा। तो जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स मतलब कि बहुत सारे पार्ट्स हैं सेल के, ठीक है, उन सेल में जो चीज डेड हो चुकी है उसको बाहर निकालने का काम लाइसोसोम करता है। तो लाइसोसोम के दो काम हो गए, पहला तो डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाना, जो जिससे कि हमारा पाचन होता है, डाइजेस्टिव होता है। और दूसरा काम इसका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम बच्चों, दूसरा काम बताओ, डेड सेल्स को उस सेल के अंदर से, मतलब डेड ऑर्गेनेल्स को उस सेल के अंदर से बाहर फेंक देना। फिर ये है भाई माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। हाँ बेटा, आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही। Yes, नहीं आ रही। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है बच्चों, ये आप म्यूट कर लो सारे बच्चे। देखो बच्चों, डबल माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन, डबल सॉसेस,
सॉसेज क्या होता है, एक टाइप का मीट होता है, मीट है मतलब, ठीक है ना, एक मीट है समझ लो, एक टाइप का। तो ये एक, आप जिस लोगों ने देखा, जो मीट देखे नहीं है सॉसेज नहीं समझेगा, पर हो गया, लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब कुल मिला के डबल मेम्ब्रेन है, और ये एक ऑर्गेनल है, मतलब डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, आप ये समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। सेल इसी की एनर्जी से चलता है, समझ लो सेल इसी की एनर्जी से चलता है, अगर ये ना हो तो सेल नहीं चलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक एक्सपिरेशन, एरोबिक respiration in the cell, and it produces energy in the form of ATP। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो जो हम लोग अगर सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करता है ना ब्लड, वो एक्चुअली इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही करता है, समझ लो। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसलिए, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। चालू सर क्या बेटा? हाँ, तो टाइम एनपीटीईएल हो की चुका है, इसलिए हम लोग क्लास फिनिश कर रहे हैं। आप लोग एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, यू नीड टू वॉच दैट वीडियो, ठीक है ना? ओके, सो गुड बाय टू ऑल, गो फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, बाय सर। ओके, गुड बाय।